आज की इस गहरी चर्चा में हम एक ऐसी कंपनी की कहानी पर गौर करने वाले हैं जिसने एक बहुत ही मुश्किल साल में अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। और मुश्किल भी ऐसा वैसा नहीं, मतलब मौसम बिल्कुल उनके खिलाफ था पिछले साल। हाँ बिल्कुल। हमारे पास सोर्स के रूप में वरुण बेवरेजेस लिमिटेड जिसे हम VBL के नाम से जानते हैं, उनके Q4 और CY 2025 अर्निंग्स कॉन्फ्रेंस कॉल का पूरा डिस्कशन है जो 3 फरवरी 2026 को हुआ था। सही कहा, ये एक बहुत ही फैसिनेटिंग ट्रांसक्रिप्ट है ना? तो इस चर्चा का जो मेन मिशन है वो ये समझना है कि एक ट्रेडिशनल सीजनल बिजनेस जो कि गर्मियों पर इतना ज्यादा निर्भर करता है, वो अचानक आई एक्सट्रीम बारिश और खराब मौसम की चुनौतियों को पार करके रिकॉर्ड मुनाफा कैसे कमा सकता है। और ये किसी भी बिजनेस एंथुसियास्ट के लिए ना एक बहुत बड़ी केस स्टडी है असल में। एकदम, क्योंकि हम सब जानते हैं पिछले साल यानी 2025 में जिस तरह की भयंकर और लगातार बारिश हुई थी ना, उसने समर बेवरेज मार्केट को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया था। ऐसे मौसम में तो आमतौर पर कोल्ड ड्रिंक्स की डिमांड बिल्कुल ठंडी पड़ जाती है। वही तो मैं सोच रही थी, लेकिन जब हम इनके फाइनल नंबर्स देखते हैं तो वो सच में हैरान करने वाले हैं। इन्होंने इतने मुश्किल हालात में एक सॉलिड ग्रोथ डिलीवर की है। तो ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा डिटेल में अनपैक करते हैं। बिल्कुल करते हैं। और सबसे पहले तो हमें इसको सिर्फ कुछ फाइनेंशियल नंबर्स या क्वार्टर टू क्वार्टर परफॉर्मेंस की तरह देखना बंद करना होगा। अच्छा, तो इसको किस नजरिए से देखें? ये असल में एक मास्टर क्लास है कि कैसे एक कंपनी सिर्फ मौसम पर निर्भर रहने वाले मॉडल से बाहर निकल रही है। VBL अब अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और नए प्रोडक्ट्स के जरिए एक साल भर चलने वाला एम्पायर खड़ा कर रही है, जिसे हम एग्जीक्यूशन और प्लानिंग का एक बेहतरीन उदाहरण कह सकते हैं। एकदम सही। जो चीजें उनके कंट्रोल में नहीं थी, जैसे बारिश और मौसम, उन्होंने उस पर रोने के बजाय उन चीजों पर फोकस किया जो सच में उनके कंट्रोल में थी। तो चलिए सबसे पहले उस चैलेंज की ही बात करते हैं जिसने 2025 को इतना मुश्किल बनाया था। सुनने वालों को याद ही होगा कि 2025 में इंडिया में अनप्रेसिडेंटेड बारिश हुई थी। हाँ, एक बेवरेज कंपनी के लिए और खास तौर पर जो कोल्ड ड्रिंक्स बेचती है उसके लिए बारिश का मौसम सबसे बुरा सपना होता है। सही बात है। समर सीजन जो उनका सबसे बड़ा रेवेन्यू ड्राइवर होता है, वो लगभग धुल गया था। पर जब मैंने इनके ओवरऑल फिगर्स पर नजर डाली तो VBL का कंसोलिडेटेड वॉल्यूम गिरने के बजाय 7.9% बढ़कर 1213 मिलियन केसेस हो गया। सोचिए, 1200 मिलियन केसेस से ज्यादा, ये नंबर कोई छोटा मोटा नहीं है। वाकई। और अगर हम थोड़ा फाइनेंशियल्स पर आए तो रेवेन्यू 8.4% बढ़कर लगभग 216,58,553 मिलियन रुपए हो गया। इसके साथ ही उनका EBITDA 7.2% बढ़ा। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी PAT में तो सीधा 16.2% की जंप आई है, जो कि 30,620 मिलियन रुपए तक पहुंच गया। सुनने वालों के लिए इन टर्म्स को थोड़ा सिंपल कर देते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। देखिए, EBITDA का मतलब होता है कंपनी की अपनी कोर ऑपरेशन से आई हुई कमाई। इसमें सरकार को दिया जाने वाला टैक्स या बैंक के लोन का इंटरेस्ट अभी हटाया नहीं गया है। मतलब ये दिखाता है कि कंपनी का मेन बिजनेस एक्चुअली कितना स्ट्रांग चल रहा है। एकदम सही पकड़ा आपने। और PAT यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो पैसा है जो सारे खर्चे, टैक्स और इंटरेस्ट चुकाने के बाद कंपनी की जेब में कंप्लीटली बच जाता है। असली मुनाफा जिसे कहते हैं। हाँ, तो एक ऐसे साल में जब आपका मेन सीजन खराब हो गया हो, वहां अपनी जेब में आने वाले नेट प्रॉफिट को 16% से बढ़ा लेना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। सही कहा। पर एक आम इंसान यही सोचेगा ना कि अगर गर्मियां आई ही नहीं तो लोगों ने कोल्ड ड्रिंक पी कब? इतने केसेस आखिर बिके कैसे? इसका जवाब Q4 के नंबर्स में छुपा है। देखिए, जब गर्मियों में बारिश की वजह से सेल्स रुकी तो मार्केट में एक डर था कि डिमांड पूरी तरह खत्म हो गई है, जो कि नॉर्मल अजम्पशन होता है। लेकिन जैसे ही हम साल के आखिरी क्वार्टर यानी Q4 को देखते हैं, जहां मौसम थोड़ा सेटल हुआ और ठंडी आने से पहले का वक्त था, वहां इंडिया का डोमेस्टिक वॉल्यूम अचानक से 10.5% बढ़ गया। ओह अच्छा, इसका साफ मतलब यह है कि डिमांड कभी खत्म नहीं हुई थी, वो सिर्फ डिले हुई थी। से ग्राउंड पर तैयार था। और इसी के बीच एक और बहुत ही दिलचस्प फैक्ट सामने आता है उनके प्रोडक्ट्स के बारे में। VBL के टोटल कंसोलिडेटेड वॉल्यूम्स में अब लगभग 59% हिस्सा लो शुगर और नो शुगर प्रोडक्ट्स का है। ये बहुत बड़ा शिफ्ट है। ये 50% से ज्यादा का मार्क क्रॉस कर चुका है। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कैसे इस कंपनी ने बदलते हेल्थ ट्रेंड्स को
अपने मुनाफा कमाने की स्ट्रैटेजी का हिस्सा ही बना लिया है। आजकल लोग अपनी हेल्थ को लेकर काफी अवेयर हैं। वो कोल्ड ड्रिंक पीना तो चाहते हैं, पर उसमें से शुगर कट करना चाहते हैं। वीबीएल ने अपना प्रोडक्ट लाइन बिल्कुल वैसे ही अलाइन कर लिया। और मजे की बात यह है कि नो शुगर या लो शुगर प्रोडक्ट्स में शुगर की कॉस्ट डायरेक्टली बच जाती है ना? एकदम। शुगर एक बहुत बड़ा रॉ मटेरियल एक्सपेंस होता है इन कंपनियों के लिए। तो एक तरफ आप कंज्यूमर की हेल्थ डिमांड पूरी कर रहे हैं और दूसरी तरफ अपनी कॉस्ट बचाकर मार्जिन बढ़ा रहे हैं। ये तो एक विन विन सिचुएशन हो गई। मतलब हेल्थ ट्रेंड भी कैच कर लिया और पैसे भी बचा लिए। सही में, इसी को स्मार्ट अडेप्टेशन कहते हैं। चलिए अब फोकस को इंडिया से थोड़ा बाहर ले चलते हैं, क्योंकि कंपनी की ग्रोथ की कहानी अब सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है। अफ्रीका में इनका बिजनेस काफी तेजी से बढ़ रहा है। अफ्रीका उनके लिए नया इंजन बन रहा है। हाँ, और वहाँ Q4 में उन्होंने 10% की सॉलिड वॉल्यूम ग्रोथ देखी है। और इस अर्निंग्स डिस्कशन की एक सबसे बड़ी हेडलाइन थी साउथ अफ्रीका में ट्विज़ा नाम की कंपनी का एक्विजिशन। ये कोई छोटा मोटा स्टेप नहीं है वीबीएल के लिए। अगर हम इसको एक बड़ी पिक्चर से कनेक्ट करें तो ये ट्विज़ा का एक्विजिशन वीबीएल के अफ्रीका ऑपरेशंस के लिए बिल्कुल एक गेम चेंजर साबित होने वाला है। क्या लगता है आपको? बिल्कुल होने वाला है। चलिए इसको एक बहुत सिंपल एनालॉजी से समझते हैं। सोचिए, पहले वीबीएल साउथ अफ्रीका में किसी और कंपनी जिसका नाम बेवको था, उनके जरिए ऑपरेट कर रही थी। जैसे किराए के घर में रहना। हाँ, एकदम वही। ये बिल्कुल वैसा था जैसे आप किसी और के घर में किराए पर रह रहे हो। आपको रेंट भी देना है और बॉटल डिलीवर करने के लिए भी उन्हीं की गाड़ियां यूज करनी पड़ रही हैं, जिसका खर्चा काफी ज्यादा आता है। और किराए के घर में मार्जिन्स तो हमेशा दबे ही रहते हैं। बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन अब ट्विज़ा को खरीदने के बाद वीबीएल ने समझ लीजिए अपना खुद का घर खरीद लिया है। ट्विज़ा के पास अपनी 3 बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं। ओह, मतलब अब रेंट का कोई चक्कर नहीं। हाँ, जमीन और बिल्डिंग खुद की है। उनके पास अपने डिलीवरी ट्रक्स और पूरा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है जो सप्लाई चेन की कॉस्ट को सीधा जमीन पर ले आएगा। और इस सब में सबसे बेहतरीन बात क्या पता है? क्या? ट्विज़ा के प्लांट्स सोलर एनर्जी से चलते हैं। अरे वाह! मतलब बिजली का बिल भी लगभग 0 हो गया। बिल्कुल। इससे हर एक बॉटल को बनाने का खर्चा बहुत कम हो जाएगा और मुनाफा सीधा कंपनी के पास आएगा। इस साल साउथ अफ्रीका में वीबीएल लगभग 70 से 80% कैपेसिटी इस रूट से ऐड कर रहा है। सोचिए, खुद का प्लांट, खुद की ट्रांसपोर्ट और ऊपर से सोलर एनर्जी। कॉस्ट कट करने के इससे बेहतर तरीका भला और क्या हो सकता है? बिजनेस की कॉस्ट एफिशिएंसी ऐसे ही बढ़ती है। पर इसी इंटरनेशनल एक्सपेंशन की बात करते करते हमें सोर्स में एक और बड़ा नगट मिलता है जो आमतौर पर लोग वीबीएल के बारे में ध्यान नहीं देते। आप स्नैक्स बिजनेस की बात कर रही है ना? हाँ, वही। हम सब इनको हमेशा सिर्फ एक बेवरेज यानी पीने वाली चीजों की कंपनी मानते हैं, पर 2025 में इनके स्नैक सेगमेंट ने लगभग 340 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया है। एक ऐसी कंपनी के लिए जिसे सिर्फ कोल्ड ड्रिंक्स और पानी के लिए जाना जाता है, 340 करोड़ एक छोटी रकम नहीं है। और सुनने वालों को ये जानना भी जरूरी है कि ये फिगर सिर्फ शुरुआती है। ये जो 340 करोड़ आए हैं, ये पूरे साल का फुल स्केल रिफ्लेक्शन है ही नहीं। सही बात है। मोरक्को में उनकी स्नैक्स फैसिलिटी तो साल के बीच में चलनी शुरू हुई थी और जिम्बाब्वे में तो बस थोड़े दिन पहले यानी दिसंबर में ही उन्होंने प्लांट शुरू किया। तो अगले साल ये नंबर और बड़ा होगा। मैनेजमेंट का विजन इसको लेकर बहुत क्लियर है। उन्हें पूरा विश्वास है कि 2026 में ये स्नैक्स बिजनेस आराम से $100 मिलियन के रेवेन्यू तक पहुंच सकता है। और स्नैक्स बिजनेस में आना इनके लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए बहुत बड़ा कदम है। बेवरेज का बिजनेस मौसम का गुलाम होता है, ये हमने देखा है। पर चिप्स और स्नैक्स खाने के लिए कोई मौसम नहीं देखता। सर्दी हो या गर्मी, बारिश हो या धूप, स्नैक फूड तो साल भर चलता है ना? इससे उनकी रेवेन्यू स्ट्रीम में एक ऐसी स्टेबिलिटी आएगी जो खराब मौसम के झटके को आराम से झेल सकती है। यही तो हमने शुरू में बात की थी कि कैसे वो एक सीजनल बिजनेस से ईयर राउंड एम्पायर बन रहे हैं। असली डाइवर्सिफिकेशन इसी को कहते हैं। अब यहाँ मुद्दा सच में बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। चलिए वापस इंडिया की स्ट्रैटेजी पर आते हैं, खास तौर पर उनकी प्राइसिंग गेम पर। हाँ, ये वाला पार्ट सबसे शार्प था इनकी रिपोर्ट में। 2025 में जब बारिश से सेल्स पिट रही थी, तब बाकी कंपेटिटर्स लगभग पैनिक मोड में आ गए थे। वो बस अपना स्टॉक क्लियर करने के लिए भारी डिस्काउंट्स दे रहे थे। बड़ी बड़ी छूट मिल रही थी मार्केट में। लेकिन वीबीएल ने वहां भी अलग रास्ता चुना। वही तो, उन्होंने डिस्काउंट्स की बहती गंगा में हाथ धोने के बजाय अपने 20 रुपए वाले पैक को अपसाइज कर दिया, यानी 250 ml की बोतल को बढ़ाकर सीधा 400 ml कर दिया, बिना प्राइस बढ़ाए। हाँ, पर इस पर मुझे थोड़ा डाउट है। अगर मार्केट डाउन है तो सेम प्राइस में ज्यादा प्रोडक्ट देना भी तो एक तरह का नुकसान ही है ना कंपनी के लिए। ये बहुत लॉजिकल सवाल है, पर इसके पीछे की साइकोलॉजी और मैथ दोनों बहुत डीप हैं।
मैं समझाता हूँ। हाँ, बताइए। जब मार्केट में प्राइस वॉर छिड़ती है और आप अपने प्रोडक्ट पर हेवली डिस्काउंट देते हैं, तो आपका ब्रांड वैल्यू हमेशा के लिए गिर जाता है। कस्टमर को लगने लगता है कि इस प्रोडक्ट की असली वैल्यू ही कम है। ये बात तो है, डिस्काउंटिंग की आदत जल्दी ही छूटती नहीं है। उसके बजाय वीबीएल ने प्राइस को वही रखा, यानी 20 रुपए, पर क्वांटिटी बढ़ा दी। इससे कस्टमर को लगा कि उसे एक्स्ट्रा वैल्यू मिल रही है और ब्रांड की प्राइसिंग पावर इंटैक्ट रही। पर मार्जिन का क्या? एक्स्ट्रा लिक्विड भी तो मुफ्त में नहीं बनता। वहां मैथ्स काम आई। मैनेजमेंट ने क्लियरली बताया कि उनके टोटल सेल्स में उस 250 ml वाली बॉटल्स का हिस्सा सिर्फ 10 से 12% था। ओह अच्छा, तो टोटल वॉल्यूम पर ज्यादा असर नहीं पड़ा। एकदम। तो थोड़ा सा प्रोडक्ट ज्यादा देने से उनकी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी पर असर बहुत ही मार्जिनल पड़ा, पर उन्होंने अपना मार्केट शेयर और ब्रांड वैल्यू दोनों बचा लिए। ये हुई ना शार्प स्ट्रैटेजी, और इसी के साथ उन्होंने एक और कदम उठाया। वीबीएल ने वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट के कुछ हिस्सों में 10 रुपए का पैक भी लॉन्च किया है। हाँ, और इसके लिए मैनेजमेंट ने एक बहुत स्पेसिफिक वर्ड यूज किया था ट्रांसक्रिप्ट में, सर्जिकल। सर्जिकल स्ट्राइक जैसा कुछ? लगभग वैसा ही। वो इसको पूरे देश में नहीं फैला रहे हैं, सिर्फ चुने हुए हिस्सों में ही लॉन्च कर रहे हैं। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा स्केप्टिक हूँ। आप खुद सोचिए, आज के वक्त में जहाँ इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा है, 10 रुपए की बोतल पर एक कंपनी आखिर क्या ही मार्जिन कमा लेगी? देखने में मुश्किल लगता है। पैकेजिंग, प्लास्टिक फैक्ट्री का खर्चा और फिर दुकान तक पहुंचाने का ट्रांसपोर्ट, लगभग सब कुछ तो इसी में ही निकल जाएगा। इसमें एक्चुअली मुनाफा कैसे हो सकता है? एकदम परफेक्ट पॉइंट पकड़ा आपने, और यही वो मास्टर स्ट्रोक है जिसे समझना बहुत जरूरी है। पहली बात तो ये कि वो इसलिए सर्जिकल हैं क्योंकि वो अपने प्रीमियम ब्रांड्स को सस्ता करके हायर मार्जिन्स को डाइल्यूट नहीं करना चाहते। ठीक है। उन्होंने क्लियर किया है कि 10 रुपए का पैक टोटल पोर्टफोलियो का सिर्फ 5 से 7% ही रहेगा, बस उन मार्केट्स के लिए जहां एंट्री लेवल लोकल कंपटीशन बहुत ज्यादा है। लेकिन असली खेल इसके बाद शुरू होता है। कैसा खेल? इस 10 रुपए के सेगमेंट में उनका ज्यादा फोकस रेगुलर कोल्ड ड्रिंक्स पर नहीं होगा। उनका फोकस होगा नींबूज जैसे जूस बेस्ड ड्रिंक्स पर। रुकिए, जूस बेस्ड ड्रिंक्स पर क्यों? उसमें ऐसी क्या खास बात है? क्योंकि सारा खेल टैक्सेस का है। इंडिया में रेगुलर कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स, यानी जिसे हम CSD कहते हैं, वो गैस वाली कोल्ड ड्रिंक्स, उन पर 40% GST लगता है। 40%? बाप रे। लेकिन जूस बेस्ड ड्रिंक्स पर सिर्फ 5% जीएसटी लगता है। ओह वाओ, 40% से सीधा 5%। हाँ, इसको ऐसे सोचिए, अगर एक कंपनी 10 रुपए की नॉर्मल कोल्ड ड्रिंक बेचती है तो लगभग 4 रुपए तो सीधा सरकार टैक्स में ले जाएगी। बचते हैं सिर्फ 6 रुपए, जिसमें उन्हें कॉस्ट भी निकालनी और प्रॉफिट भी। पर अगर वीबीएल उसी 10 रुपए में जूस वाली ड्रिंक बेचती है तो टैक्स लगता है सिर्फ 50 पैसे। ये सीधा 3.5 रुपए की बचत है एक अकेले छोटी सी बॉटल पर। ये तो माइंड ब्लोइंग है। वॉल्यूम के इस बिजनेस में जहां लाखों बॉटल्स रोज बिकती हैं, ये टैक्स आर्बिट्राज एक गेम चेंजर है। बिल्कुल, यही उनकी स्ट्रैटेजी की सबसे बड़ी ताकत है। इस एंगल से तो मैंने सोचा ही नहीं था। मतलब 10 रुपए का प्राइस टैग सिर्फ दिखने में सस्ता है, पर अंदर ही अंदर उनका मार्जिन वहां बहुत स्ट्रांग है। वाकई ये एक मास्टर स्ट्रोक है। और नई कैटेगरीज की बात करें तो उनका नए प्रोडक्ट्स का लाइनअप भी काफी एक्साइटिंग लग रहा है। हाँ, उन्होंने हाल ही में एड्रश नाम का एक नया एनर्जी ड्रिंक लॉन्च किया है, जो थोड़ा मिड प्राइस सेगमेंट में होगा। एनर्जी ड्रिंक्स की डिमांड तेजी से बढ़ रही है आजकल। और इसके साथ ही मार्च के महीने में एक नया प्रोडक्ट नींबूज जीरा आने वाला है। जीरा स्पेस इंडिया में हमेशा से बहुत पॉपुलर रही है डाइजेशन के लिए, और इसमें इनका एंटर करना डेफिनेटली मार्केट को हिला देगा। और इन सब मूव्स का असर देखिए आप। नए लॉन्चेस, पैक को बड़ा करना और खराब मौसम की मार झेलने के बावजूद वीबीएल ने इंडिया के अंदर अपने ईबीडीए मार्जिन्स को लगभग 26% के आसपास मेंटेन करके रखा है। 26%? ऐसे मौसम में ये बहुत बड़ी बात है। मैनेजमेंट खुद कह रही थी कि अगर वो आगे भी इस 26% के मार्क को बनाए रखें तो वो बहुत खुश होंगे। इतने खर्चों और आफत वाले मौसम में मार्जिन्स को गिरने न देना एक बहुत ही सॉलिड ऑपरेशनल अचीवमेंट है। आपने खर्चों की बात की तो मुझे इनकी कैपेसिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन याद आ गया। पिछले 1 साल में कंपनी ने अपने स्ट्रक्चर पर बहुत भारी पैसा लगाया है। हाँ, इनका कैपेक्स काफी बड़ा रहा है इस साल। इन्होंने लगभग 45,000 मिलियन रुपए का नया कैपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपिटलाइज किया है। इस पैसे से इंडिया में 4 नए ग्रीन फील्ड प्लांट्स खुले हैं, जो कि प्रयागराज, बक्सर, दामताल और मेंडी पत्थर में है। बिल्कुल। और सुनने वालों के लिए मैं बता दूं, ग्रीन फील्ड का मतलब होता है बिल्कुल शून्य से शुरुआत करना।
खाली जमीन खरीदना और वहां एक नया प्लांट खड़ा करना, इसमें सबसे ज्यादा पैसा और वक्त लगता है। सबसे रिस्की भी यही होता है। लेकिन यहाँ जो सबसे हैरान करने वाली बात मुझे लगी वो ये थी कि इतना बड़ा खर्चा करने के बाद भी इंडिया का बिजनेस पूरी तरह से नेट डेट फ्री है। ये उनकी बैलेंस शीट का असली जादू है। यानी इंडिया के ऑपरेशंस पर बैंक का कोई उधार नहीं है, और अगर पूरे दुनिया के कंसोलिडेटेड लेवल पर भी देखें तो नेट डेट सिर्फ 256 मिलियन रुपए है, जो वीबीएल जैसी जाइंट कंपनी के लिए लगभग ना के बराबर है। इसको इस तरह देखिए कि आपने 4 नए आलीशान घर खरीदे हैं, पर उन पर 1 रुपए का भी होम लोन नहीं चल रहा। सब अपनी जेब के कैश से मैनेज हो रहा है। कैश रिच होने का यही सबसे बड़ा फायदा है। पिछले 2 सालों में वीबीएल ने अपनी टोटल सप्लाई कैपेसिटी में 40 से 45% का इजाफा किया है। इसका सीधा मतलब यह है कि अब आने वाले गर्मियों के सीजन के लिए उनके पास जरूरत से 50% ज्यादा बॉटल बनाने की क्षमता तैयार रखी है। इससे उन्हें पीक सीजन में क्या एज मिलेगा? होता क्या है कि जब अचानक एक्सट्रीम गर्मी पड़ती है और डिमांड रॉकेट की तरह ऊपर जाती है, तो बाकी कंपनियों के पास माल ही नहीं होता बेचने के लिए। पर वीबीएल के पास एक्स्ट्रा इन्वेंट्री और कैपेसिटी दोनों होंगे, जिससे वो बिना किसी सप्लाई शॉर्टेज के मार्केट पर कब्जा कर लेंगे। ये तो हुई फ्यूचर की तैयारी, पर इन फाइनेंशियल्स में एक मिस्ट्री भी थी जो मुझे ट्रांसक्रिप्ट पढ़ते वक्त थोड़ी अजीब लग रही थी। आप एम्प्लॉय एक्सपेंसेस की बात कर रही हैं? हाँ, Q4 के क्वार्टर में उनका रेवेन्यू सिर्फ 14% बढ़ा, पर उनका एम्प्लॉय बेनिफिट्स एक्सपेंस यानी अपने स्टाफ पर होने वाला खर्चा अचानक 22% बढ़ गया। सेल्स के मुकाबले स्टाफ की कॉस्ट इतनी तेजी से क्यों बढ़ी? हाँ, किसी भी इन्वेस्टर के लिए अचानक कॉस्ट बढ़ना थोड़ा अलार्मिंग होता है, पर मैनेजमेंट ने इसका ब्रेकडाउन बहुत क्लियरली दिया है मीटिंग में। इसके पीछे 3 मेन कारण थे। अच्छा, वो 3 कारण क्या थे? पहला, जो 4 नए ग्रीनफील्ड प्लांट्स उन्होंने अभी बनाए हैं, वहाँ फैक्ट्री चलाने के लिए पूरी नई टीम हायर करनी पड़ती है। उनकी सैलरी शुरू हो चुकी है, भली प्लांट्स का पूरा फायदा अभी अगले सीजन में आएगा। ये तो लॉजिकल है, कैपेसिटी बढ़ेगी तो लोग तो चाहिए ही। दूसरा कारण था, गवर्नमेंट के नए लेबर कोड्स इंप्लीमेंट हुए हैं, जिसका सीधा फाइनेंशियल इम्पैक्ट लगभग 14 करोड़ रुपए का था, जिसे इस क्वार्टर में अब्सॉर्ब करना पड़ा। ठीक है, ये एक्सटर्नल फैक्टर हो गया। और तीसरा, जो कि सबसे यूनिक और वन टाइम रीजन था, वो ये कि वीबीएल ने अपनी कंपनी की 30 ईयर एनिवर्सरी सेलिब्रेट की। उस आलीशान सेलिब्रेशन पर एक बहुत लंबा चौड़ा वन टाइम खर्चा हुआ, जो Q4 के एम्प्लॉय एक्सपेंसेस में जोड़ दिया गया। ओह अच्छा, तो इसका मतलब इन्वेस्टर्स को आगे इस बढ़ी हुई कॉस्ट से डरने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये एक परमानेंटली हायर कॉस्ट नहीं है, बल्कि एक वन ऑफ इवेंट और फ्यूचर एक्सपेंशन का मिक्स था। अगले साल ये नॉर्मल हो जाएगा। ये हुई ना बात। नंबर्स को थोड़ा अंदर से देखो तो पूरी कहानी ही बदल जाती है। चलिए अब इस अर्निंग्स कॉल के सबसे अनएक्सपेक्टेड हिस्से पर आते हैं। मैं अब एक बॉम्ब ड्रॉप करने वाली हूँ। मैं समझ गया आप क्या कहने वाली हैं। वीबीएल अब सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक्स, जूस, पानी और स्नैक्स तक रुका नहीं है। वो अब अल्कोहलिक बेवरेजेस में भी एंटर कर रहा है। ये इनके ट्रेडिशनल इमेज और पोर्टफोलियो से एक बहुत बड़ा और मैं कहूँगी थोड़ा बोल्ड शिफ्ट है। बहुत बोल्ड शिफ्ट है, पर उतना ही कैलकुलेटेड भी है। कैलकुलेटेड कैसे? देखिए, अल्कोहलिक बेवरेजेस एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें मार्जिन्स और लॉन्ग टर्म ग्रोथ की बेहद बड़ी संभावनाएं होती हैं, और उन्होंने ये मूव अकेले नहीं लिया है। वीबीएल ने दुनिया के जाने माने ब्रांड कार्ल्सबर्ग के साथ अफ्रीका में पार्टनरशिप की है। अफ्रीका में? इंडिया में नहीं? यही तो स्ट्रैटेजी है। उन्होंने शुरुआत अपने होम टर्फ इंडिया से नहीं, बल्कि अफ्रीका से की है। इस साल वहां उनका पहला ग्रीनफील्ड प्लांट सेटअप हो रहा है, जो आने वाले 1-1.5 साल में पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगा। तो वो वहाँ बेसिकली पानी टेस्ट कर रहे हैं? एकदम। वो पहले वहां मार्केट टेस्ट करेंगे, नया एग्जीक्यूशन समझेंगे। कैपिटल एलोकेशन भी शुरुआत में उन्होंने उतना ही रखा है, जिससे अगर कुछ रिस्क हो तो आराम से हैंडल किया जा सके। एक बार इस सेगमेंट का गेम समझ आ गया तो आगे चलकर इसके बहुत से नए रास्ते खुल सकते हैं। बहुत ही स्मार्ट एंट्री स्ट्रैटेजी है ये। तो आखिर इस सब का मतलब क्या निकलता है? अगर हम इस गहरी चर्चा को समराइज करें तो सुनने वालों के लिए इस रिपोर्ट में एक बहुत बड़ा लेसन छुपा है। बिल्कुल बड़ा लेसन है। जब एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे कि भयंकर बारिश, फ्लड्स या अचानक खराब मौसम आपके बिल्कुल खिलाफ हो, तब आप उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। बिल्कुल। हम आसमान को तो रोक नहीं सकते ना। सही कहा। पर जो चीजें आप कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि आपकी अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी, अपनी सप्लाई चेन की कॉस्ट को काटना, नए प्रोडक्ट्स मार्केट में लाना और नए मार्केट्स ढूंढना, वही चीजें आपको ऐसे वक्त में बचा सकती हैं। और वीबीएल ने बिल्कुल यही किया। उन्होंने बारिश का रोना नहीं रोया,
नहीं रोया। उन्होंने ट्विज़ा को खरीद कर कॉस्ट बचाई, स्नैक्स में एंट्री करके साल भर की रेवेन्यू स्ट्रीम बनाई, नई कैटेगरीज और नो शुगर ड्रिंक्स को पुश किया और टैक्स आर्बिट्राज का कितना स्मार्ट यूज किया। ये सिर्फ एक लार्ज कॉर्पोरेशन के लिए केस स्टडी नहीं है मेरी नज़र में। तो किसके लिए है? ये किसी भी छोटे बिजनेस या यहाँ तक कि हमारी अपनी पर्सनल फाइनेंस की अप्रोच के लिए भी एक ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी है। हमेशा एक बैकअप रखो और अपने इनकम सोर्सेज को डाइवर्सिफाई करो ताकि एक जगह से नुकसान हो तो दूसरी जगह से कवर हो जाए। मैं आपकी इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। किसी भी कंपनी या यहाँ तक कि इंसान की असली पहचान इस बात से नहीं होती कि वो अच्छे वक्त में कैसा परफॉर्म करता है, बल्कि इस बात से होती है कि वो बुरे वक्त में क्या करता है। और VBL का ये क्वार्टर दिखाता है कि उनकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग और शार्प एग्जीक्यूशन उनकी शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स पर हावी रही। जब कंपेटिटर पैनिक होकर रेट गिरा रहा था, उन्होंने बॉटल का साइज बढ़ाकर ब्रांड वैल्यू बचा ली। जब डिमांड रुकी हुई थी तो उन्होंने रुकने के बजाय ग्राउंड पर नई कैपेसिटी खड़ी कर दी, ताकि कल जब मार्केट खुले तो वो सबसे आगे खड़े हों। यही फोरसाइट और पेशेंस एक ऑर्डिनरी कंपनी को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपाउंडर बनाती है। सच में। और इसी नोट पर मैं एक आखिरी सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल सुनने वालों के लिए छोड़ना चाहती हूँ। आज हमने देखा कि कैसे एक सम अप बिजनेस ने खराब मौसम की मार को स्मार्टली ओवरकम किया, कभी स्नैक्स से तो कभी अल्कोहल में एंटर करके। एग्जैक्टली। पर जरा सोचिए, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के कारण एक्सट्रीम वेदर अब कोई एक बार की घटना नहीं, बल्कि एक नया नॉर्मल बनता जा रहा है। कभी अचानक भयंकर सर्दी पड़ जाती है तो कभी गर्मियों के बीच बिना सीजन की लगातार बारिश शुरू हो जाती है। मौसम का अब कोई भरोसा नहीं रहा। ऐसे में क्या आने वाले एक दशक यानी आने वाले डेकेड में ट्रेडिशनल समर डिपेंडेंट बिजनेसेस को अपनी कोर आइडेंटिटी पूरी तरह से बदलनी पड़ेगी ताकि वो मार्केट में जिंदा रह सकें? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या आने वाले वक्त में ये कोल्ड ड्रिंक कंपनीज धीरे धीरे सिर्फ ईयर राउंड स्नैक ब्रांड्स या फिर लाइफस्टाइल और बेवरेज ब्रांड्स बनकर रह जाएंगी, जिन्हें इस बात से फर्क ही नहीं पड़ेगा कि बाहर मौसम कैसा है? मेरे लगता है आगे आगे दिखना बहुत दिलचस्प होगा कि आखिर मार्केट किस तरफ मुड़ता है। बिल्कुल। इस बदलते बिजनेस लैंडस्केप को समझने का यही मजा है। आज की इस गहरी चर्चा में बस इतना ही। इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।